नमस्कार दोस्तों, अपने एक प्रवचन में ओशो ने कहा था, हम मृत्यु को हर तरह से ढांकते छिपाते रहते हैं, इसलिए मरघट को गांव के बाहर बनाते हैं, बल्कि बनाना चाहिए उसे गांव के ठीक बीच में कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान। ऊपर ऊपर से हम जानते तो हैं कि एक दिन हम सबको मर जाना है, लेकिन इस सच को स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए इंश्योरेंस जैसी लॉजिकल चीज से भी कतराते हैं। लोग कहते हैं कि शुभ शुभ सोचो, हमें कुछ भी क्यों होगा, लेकिन अगर आप अखबार खोलकर देखोगे तो अखबार ऐसी खबरों से भरे हुए होते हैं। किसी की सड़क हादसे में मौत हो गई, कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर पुल नीचे गिर गया, और कितने ही ऐसे केसेस हैं जो अखबारों में नहीं छपते। कहीं कोई हार्ट अटैक से मारा जाता है, जवान लोग भी मरते हैं। इन मरने वालों में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि अचानक से ये ऐसे मर जाएंगे, लेकिन मौत दबे पांव आई और वो चले गए। 29 दिसंबर की एक खबर देखिए, जेजू एयर का एक एयरप्लेन साउथ कोरिया के शहर में रनवे से बाहर फिसल गया और फेंस से जाकर टकराया। इसमें बैठे 181 पैसेंजर्स में से 179 लोग मारे गए। 20 दिसंबर की एक खबर देखिए, जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर एक ट्रक से टकरा गया, जिससे 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इनमें से कोई भी ऐसी घटना नहीं थी जिसे प्रिडिक्ट किया जा सकता हो। हम अक्सर ऐसी घटनाओं को अखबार में पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अपने आप को इन घटनाओं से डिसएसोसिएट कर लेते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसी चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन सच बात यह है कि यह चीज किसी के साथ भी हो सकती है। एक आदमी था महेंद्र, जो सड़क हादसे में मारा गया। उसके परिवार के लिए इमोशनल हार्ट ब्रेक तो था ही, लेकिन क्योंकि महेंद्र ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था तो उसकी मौत के साथ उसके बच्चों के सपनों की भी मौत हो गई। पत्नी की सभी ख्वाहिशें मर गई। बेटी को मैथमेटिशियन बनना था, बेटे में आर्किटेक्ट बनने का टैलेंट था, लेकिन सपनों की तो बात छोड़िए, यहाँ पर गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। पत्नी सोच रही है कि छोड़ो, क्या करूंगी नई साड़ी लेकर। बेटा उम्र से पहले बड़ा हो गया, सोचता है कि छोड़ो, क्या करूंगा स्कूल ट्रिप पर जाकर। बेटी सोच रही है पोस्ट ग्रेजुएशन रहने देती हूँ, जैसी नौकरी मिले कर लेती हूँ ताकि भाई की पढ़ाई चलती रह सके। पिता के गुजर जाने का गम तो वक्त के साथ मिट जाता है, लेकिन ये पैसे की मजबूरी उनके लिए जिंदगी भर का कांटा बन गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये आज के दिन कई सारे परिवारों की हकीकत है। लोगों को सिर्फ ऐसे ही मौकों पर पता चलता है कि इंश्योरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया कि पिछले 2 सालों से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हो रहा है। एनुअल प्रीमियम्स और जीडीपी का रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.7% पर आ गया। 5% से कम पॉपुलेशन के पास हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन हादसों में मरते नहीं हैं बल्कि इंजर्ड हो जाते हैं। ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती है, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं आपके इलाज पर। ऐसे में आपकी जान तो बच जाएगी, लेकिन आपके परिवार के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है, परिवार की मजबूरी देखना मुश्किल हो जाएगा। और ये सब मजबूरी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग बेवकूफी में सोच बैठते हैं कि पॉजिटिव रहो, हमें कुछ नहीं होगा, ये इंश्योरेंस के बारे में सोचना बंद करो। लेकिन इसी कारण से इसकी बात करनी जरूरी है, और आज के वीडियो में दोस्तों मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको सब कुछ समझाना चाहूंगा। इंश्योरेंस लेने का क्या सही तरीका होता है, कैसे इंश्योरेंस ले सकते हैं, इंश्योरेंस लेते वक्त किन गलतियों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने सही इंश्योरेंस लिया है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, एक सेंट्रल पूल में पैसे डालते हैं ताकि इनमें से किसी के साथ कोई भी समस्या हो तो इस सेंट्रल पूल से पैसे निकालकर उन्हें राहत मिल सके। इस चीज को रिस्क शेयरिंग कहा जाता है। एक बुरी घटना किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, रिस्क कम है होने का, लेकिन अगर आपके साथ हो गई तो आपका नुकसान बहुत भारी होगा। इसलिए हर कोई थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करके अपना नुकसान होने का चांस खत्म कर रहा है, क्योंकि हर एक इंसान के साथ ऐसा कोई बुरा हादसा नहीं होगा, इसलिए चीज काम करती है। अब इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर इंटरमीडियरी का काम करती हैं। लोग इस सेंट्रल पूल में पैसे डालते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए, और इस सेंट्रल पूल को मेंटेन करने का काम ये कंपनीज करती है। अगर आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको हर महीने कुछ रुपए देने होते हैं इस सेंट्रल पूल में डालने के लिए। जो मंथली पैसे आप अपनी तरफ से देते हो इसे मंथली प्रीमियम कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रीमियम्स मंथली ही हो, ये क्वार्टरली, ईयरली या सिंगल पेमेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये मंथली ही होते हैं।
इंश्योरेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हजारों साल पुराना है। 100 BC तक में हमें इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, जब रोमन मिलिट्री लीडर गाइयुस मारियस ने अपने सोल्जर्स के बीच बरियल क्लब्स बनवाए। अगर किसी लड़ाई में किसी सोल्जर की मौत हो जाए तो बाकी क्लब के मेंबर्स उस सोल्जर को दफनाने का खर्चा उठाएंगे, इसलिए हर एक सोल्जर उस बरियल क्लब में पैसे कंट्रीब्यूट करता था। इससे भी पहले साल 1750 BC में जाएं तो बेबीलोन के राजा थे हम्मुराबी। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके समय का एक कानून पाया जिसमें मैरीटाइम इंश्योरेंस की बात करी गई थी। जो मर्चेंट्स अपनी जहाजों की फंडिंग के लिए लोन लेते थे वो लेंडर्स को एक्स्ट्रा पैसे देते थे। उस एक्स्ट्रा पैसे के बदले उन्हें ये गारंटी मिलती थी कि अगर उनका जहाज डूब गया या चोरी हो गया तो उनसे वो लोन अमाउंट नहीं वसूला जाएगा। मॉडर्न जमाने की बात करें तो साल 1666 में लंदन में एक बेकरी में आग लग गई थी। हवा चल रही थी जिससे आग फैली और टोटल में 13,200 घर जल गए। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जैसे कि सेंट पॉल्स कैथीड्रल और रॉयल एक्सचेंज भी जल गए। और इसी के बाद ही था कि इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज्ड फायर ब्रिगेड की शुरुआत हुई और फायर इंश्योरेंस कंपनीज का जन्म हुआ। साल 1667 में निकोलस बारबोन ने फायर इंश्योरेंस का पर्सनल बिजनेस शुरू किया। ये 1680 में जाकर द फायर ऑफिस नाम की एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी। इसके कुछ ही साल बाद एस्टैब्लिश हुई साल 1676 में हैमबर्गर फॉयर कासे, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी माना जाता है। ये जर्मनी के हैमबर्ग शहर में एस्टैब्लिश हुई थी और आज तक भी ऑपरेशंस कर रही है। आज के दिन ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। टॉम क्रूज अपनी मिशन इम्पॉसिबल की फिल्म बनाते हैं, खतरनाक स्टंट्स करते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। There's a lot going into this stunt. So Tom put together this master plan to coordinate these experts in each of the particular disciplines involved to make this whole thing happen. John and I are jumping out of the helicopter. अगर इन स्टंट्स को करते समय उनको चोट लग गई या उनकी मौत हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को पैसे देगी नुकसान उठाने के लिए। लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल फिल्म का सिर्फ इंश्योरेंस का बजट ही $3 मिलियन का है। लेकिन आपको इन सारे इंश्योरेंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक आम आदमी के लिए जो इंश्योरेंसेस मैटर करते हैं वो है टर्म इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला सवाल यहां पर यह उठता है कि इंश्योरेंस लेना किस किस के लिए जरूरी है। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, आप 70 साल के हो चुके हो, आपके पेरेंट्स स्वर्ग जा चुके हैं और आपने कोई शादी नहीं करी। आपके गुजर जाने से किसी की जिंदगी में कोई फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं आएगा, तो ऐसे केस में अंकल जी आंटी जी आप टर्म इंश्योरेंस रहने दें। दूसरा केस, क्या आप बिलियनियर हैं? क्या आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठे हुए खा सकती हैं? अगर हाँ तो मिस्टर एंड मिसेस बिलियनियर, आपको भी टर्म इंश्योरेंस की कोई खास जरूरत नहीं है। और तीसरा केस, अगर आप नॉन बायोलॉजिकल इंसान हो, आपको लगता है कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे, तो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस रहने दे सकते हो। लेकिन जो बाकी और लोग हैं, अगर आप इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, 70 साल से कम उम्र है, ज्यादा अमीर नहीं हो, तो जीवन की फंडामेंटल नीड्स में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को जोड़ लेना एक अच्छा आइडिया रहेगा। रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी सड़क और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तब भी इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ 2 मुद्दे हैं। पहला ये कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, और दूसरा आपके पास एक सूटेबल अमाउंट का इंश्योरेंस है या नहीं। अब लाइफ इंश्योरेंसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जहां आपको 100% मनी बैक मिलेगा। जितना पैसा आप प्रीमियम्स में दे रहे हो महीने पर महीने, एक समय बाद जाकर आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इसे जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस कहा जाता है। कुछ लोग इसे 100% रिफंड कहकर बेचते हैं। दूसरे टाइप का इंश्योरेंस होता है जो एक पर्टिकुलर टर्म तक ही रहेगा, 10, 20, 30 साल की टर्म जो आप डिसाइड करते हो। अगर आप इस टर्म के अंदर नहीं मरे, जिंदा बचे रहे, तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसे टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के शब्दों को इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असलियत में टर्म इंश्योरेंस सब सेक्शन ही है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें जैसा मैंने बताया, आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंश्योरेंस लेते हो। ये पीरियड 10 साल हो सकता है, 20 साल, 30 साल, ये आपके ऊपर है। अगर उस पीरियड के बीच में आपकी मृत्यु हो गई तभी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अगर आप नहीं मरे उस पीरियड में तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सबसे अच्छा इंश्योरेंस है, क्योंकि ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस है जिसे ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेना, और ये ज्यादातर लोगों की लाइफ सिचुएशन में भी बहुत अच्छा फिट बैठता है। ये देखो उदाहरण के तौर पर एक वेबसाइट जहां पर अलग अलग इंश्योरेंस पार्टनर्स दिए गए हैं और उनके टर्म प्लान्स लिखे हैं। इस वाले इंश्योरेंस में लिखा है लाइफ कवर यहां मिल रहा है 2 करोड़ रुपए का। पॉलिसी टर्म है 12 साल की। यानी आज अगर आप सोच रहे हो कि मैं 40 साल का हूं, जब तक मैं 12 साल बाद 52 साल का हो जाऊंगा तब तक मैं इतना कमा लूंगा, अगर मेरे बच्चों को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या IIM जाना हो, ये सब मैं अफोर्ड कर पाऊंगा अपनी अगले कुछ सालों की सैलरी से। लेकिन बस इन 12 सालों में मेरी मृत्यु ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इन 12 सालों के लिए ही मुझे टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। अगर मेरी डेथ हो गई इन 12 सालों में तो मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, अगर इन प्लान्स में कोई गड़बड़ ना हो। तो इस सिचुएशन के लिए आइए टर्म इंश्योरेंस प्लान्स देखते हैं।
ये है पहला वाला इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ये 699 रुपए मांग रहा है मुझसे। बेसिक टर्म्स वही हैं जैसे मैंने सेट करी, 2 करोड़ का लाइफ कवर, 12 साल का पॉलिसी टर्म। ऑब्वियसली जो डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका तो फर्क रहेगा ही, लेकिन बेसिक टर्म्स मैंने खुद से सेट करी। इसके नीचे देखिए दूसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर मुझे 940 रुपए पर मंथ में दे रहा है, तीसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर 994 रुपीज पर मंथ में दे रहा है, चौथे वाला 1257 रुपीज हर महीने मांग रहा है। फर्क क्या है इन सब में? ये अलग अलग कंपनीज के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट का फर्क है, कुछ में 85 ईयर्स की लिमिट है, कुछ में 99 ईयर्स की लिमिट है, और इसके अलावा क्लेम सेटल्ड की जो परसेंटेज है इसमें फर्क है। ये क्या है इसकी आगे बात करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, और पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि जितनी यंग एज पर आप इसे लेते हैं उतना ही सस्ता पड़ता है। समय के साथ साथ प्रीमियम्स बढ़ते जाते हैं। अगर आप अभी इंश्योरेंस लेंगे तो आज जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो आप लॉक कर सकते हैं, हमेशा यही फिक्स्ड प्रीमियम रहेगा जिंदगी भर। इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से यहां आपको एडवांटेज मिल जाता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट रहता है टैक्स डिडक्शन का। सेक्शन 80C के तहत आपका इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है। बाकी ये कॉमन सेंस की बात है, जितने लंबे टर्म के लिए आप ये इंश्योरेंस लेंगे उतना ही ज्यादा प्रीमियम आप पे करेंगे। आपको अपनी उम्र के हिसाब से अपनी पॉलिसी टर्म डिसाइड करनी चाहिए। जैसे मैं 30 साल का, मुझे लगता है 50 साल की उम्र तक काफी रहेगा, तो 20 साल की पॉलिसी टर्म हो गई। इसके अलावा ये भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जितने पैसों का आप कवर चाहते हैं उसके हिसाब से भी आपका प्रीमियम बदलेगा। अगर आप ज्यादा लाइफ कवर चाहते हैं कि आपके परिवार को 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ रुपए मिल जाए, तो आप ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे। ऐसे में सवाल आता है कि कितना लाइफ कवर आपको लेना चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा। इसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये देखिए कि फिलहाल जो आपके परिवार का लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन किया जा सके। यहां आप शायद सोचेंगे कि इन्फ्लेशन का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आज मेरा परिवार 50,000 रुपए खर्च कर रहा है महीने में, तो कुछ साल बाद इन्फ्लेशन के साथ साथ ये खर्चा बढ़ भी तो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाएगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसके लिए एक थंब रूल बताया जाता है। आज के दिन जितनी आपकी एनुअल सैलरी है, आपका लाइफ कवर कम से कम उसका 10 गुना होना चाहिए। यानी आप साल के अगर 15 लाख कमा रहे हो तो आपका लाइफ कवर 1.5 करोड़ का कम से कम होना चाहिए। हो सकता है आपके कुछ फैमिली गोल्स भी हो, बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना है, उसकी कॉलेज की फीस महंगी होती जा रही है, या कहीं और खर्चा जो आपको लगता है आएगा, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कवर को और बढ़ा सकते हो, अपनी इनकम का 20 गुना कर सकते हो। 15 लाख की ईयरली सैलरी पर 3 करोड़ का लाइफ कवर ले सकते हो। और जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी से आपको लेना हो। अगर आप 3 करोड़ का लाइफ कवर लेना चाहते हो तो 1.5 करोड़ की 2 पॉलिसीज भी ले सकते हो। बस एक चीज ध्यान में रखना कि कुछ कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि अगर आपने पहले से एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो बताना पड़ेगा दूसरी कंपनी को। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर आप किसी पॉलिसी एग्रीगेटर की वेबसाइट पर जाओगे, कुछ ऐसी कंपनीज जहां पर सारे अलग अलग कंपनीज के द्वारा दिए गए इंश्योरेंसेस लिस्टेड होते हैं, तो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर आप लाइफ कवर, पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हो, पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, कब तक आपको पे करते रहना है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पे करना है। मंथली पे करना सबसे आसान है। फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए जाते हैं राइडर्स के फॉर्म में, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, यानी कि अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी हो गई, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, इन सारी बीमारियों में इलाज भी कराना पड़ता है और ये इलाज भी काफी महंगा पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर एडिशनल कवरेज दे इस इलाज का खर्चा उठाने में भी, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। फिर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर बाय एक्सीडेंट आपकी मृत्यु हो गई तो एक एडिशनल अमाउंट मिलेगा ऑन टॉप ऑफ जो भी इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। और ऐसे ही एक एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट है। ऑब्वियसली ऑप्शन सेलेक्ट करने पर प्रीमियम्स का अमाउंट भी बढ़ जाता है। फाइनली एक लास्ट ऑप्शन आता है, आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को ऑल इन वन गो पेमेंट मिल जाएगी या उन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट मिलेगी। मेरे हिसाब से एक ही बारी में सारी पेमेंट मिल जाना बेहतर ऑप्शन लगता है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्लान्स दिखेंगे और यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट की जा रही है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी के पास जितने क्लेम्स आए उनमें से कितने कंपनी ने सेटल किया एक्चुअली में, कितने केसेस में एक्चुअली में कंपनी ने पैसा दिया परिवार के लोगों को जब किसी की मृत्यु हुई हो। तो सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी IRDAI अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशियोज रिलीज करती है। किसी इंश्योरेंस कंपनी का ये नंबर ज्यादा होना उनका बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। कह सकते हो कि आप उस कंपनी को ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में ज्यादा फर्क नहीं है। ये सब 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज ही है। इस स्पेसिफिक लाइफ कवर और इस स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म के लिए जो इवेंचुअली आप पैसे दोगे प्रीमियम्स के फॉर्म में हर महीने, वो 1000 से लेकर 1500 रुपए के आसपास है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 50 से 60 रुपए हर दिन के और आप अगले 40 साल तक इंश्योर्ड रहेंगे। जिंदगी काफी टेंशन फ्री हो जाएगी। एक्चुअली में इंश्योरेंस का बेसिक पर्पस यही होता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले आपको।
तो ये थी मोटे मोटे तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है, आप प्लान सर्च कर रहे हो और प्लान्स चूज नहीं कर पा रहे, कुछ मुश्किलें हो रही हैं, तो यहां मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है पॉलिसी बाजार का, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार एक एग्रीगेटर वेबसाइट है, यहां पर आप अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लान्स को सर्च कर सकते हो। लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोन नंबर भरिए और एक सर्टिफाइड पॉलिसी बाजार का एक्सपर्ट आपको कॉल करेगा और आपके लिए सही इंश्योरेंस प्लान चूज करने में आपकी मदद करेगा। इंश्योरेंस ले लेने तक सब कुछ आपके लिए करवाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो भी जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो लाइफ कवर को क्लेम करने में भी पॉलिसी बाजार का डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस आपके परिवार के साथ खड़ा होगा। एक क्विक और हैसल फ्री सेटलमेंट यहां आपको मिलेगी। अप्रैल 2022 से लेकर अब तक 370 करोड़ के क्लेम्स सेटल हो चुके हैं। यहां पर क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए 2 और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, अपने परिवार को इसके बारे में बता दें पहले से ही। सबको पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा इंश्योरेंस आपने लिया है और क्या करना पड़ेगा अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ हो जाए तो। अपनी इंश्योरेंस की एक फाइल बनाकर सुरक्षित जगह पर रख दें। बाद में अगर आपको कोई बीमारी होती है तो उस मेडिकल हिस्ट्री को भी उसी फाइल में ऐड करते रहिए, ताकि सब कुछ एक जगह पर क्लियर कट रहे। दूसरी चीज, अगर आपको कोई बीमारी है तो पहले ही ईमानदारी से बता दें। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसी कोई लाइफस्टाइल चॉइस है तो उसको भी ना छुपाएं। इनफैक्ट आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर को ही कह सकते हैं कि वो आपका मेडिकल चेकअप करवा ले, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला और कोई चीज छुपाई तो बाद में क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आ सकती है। अब दूसरी कहानी यहां पर आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। एक आदमी है जो जिम्मेदारी से काम करता है, बच्चों की पढ़ाई, बहन की कॉलेज फीस, माता पिता का मेडिकल खर्चा सब अकेले संभालता है। लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि इलाज का खर्चा 10 लाख रुपए आएगा। टर्म इंश्योरेंस तभी आपकी मदद करेगा जब एक्चुअली में आपकी मृत्यु हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप कई समय तक काम नहीं कर पाए, बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है आपके इलाज का, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे केस में जरूरत पड़ती है हेल्थ इंश्योरेंस की। हमारी कहानी में यह आदमी कॉन्फिडेंट है कि उसकी कंपनी का एक हेल्थ इंश्योरेंस है। वो वही जाकर हॉस्पिटल को दिखाता है, लेकिन तब उसे एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 3 लाख रुपए का है और बाकी के 7 लाख रुपए उसे अपनी जेब से भरने होंगे। अगर ऐसा किसी गरीब परिवार के साथ हो गया तो पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए जो आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता हो। कई लोगों को लगता है कि कंपनी के द्वारा दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस ही काफी है, लेकिन ये अक्सर नहीं होता। अक्सर कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस में लिमिट होती है, एक लेवल से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता। इसके अलावा कंपनी छोड़ने के बाद आपके सारे बेनिफिट्स भी खत्म हो जाते हैं। ऊपर से कई ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं हॉस्पिटल में जो कवरेज में नहीं आती। हेल्थ इमरजेंसी ऐसी चीज है जो किसी भी उम्र में आ सकती है। एक छोटे बच्चे को भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और एक बड़े आदमी को भी। इलाज का खर्चा भी उम्र के साथ कम नहीं होता। लेकिन एक चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस की तरह ही अगर कम उम्र पे इंश्योरेंस लिया जाए तो आपका प्रीमियम कम रहता है। इसलिए यहाँ भी वही चीज है, जितनी कम एज पर आप इंश्योरेंस प्लान लोगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी हेल्थ इंश्योरेंस के केस में वैलिड है जैसे टर्म इंश्योरेंस में है। इसे भी चेक करना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते वक्त आपको 20 पॉइंट्स पर नजर रखनी होगी। हाँ, इस बारी पॉइंट्स काफी ज्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए ये 20 पॉइंट की चेकलिस्ट है जो आपकी मदद करेगी आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने में। पहला, आपको कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट आपको कितना मिल सकता है। दूसरा, यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है या नहीं, यानी आपका इंश्योरेंस कवर अगर 10 लाख रुपए का है और आप एक बार बीमार होते हैं, 4 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो अब क्या केवल 6 लाख रुपए ही बचे आपके कवर में, या फिर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन होगी और आपका कवर फिर से 10 लाख रुपए का हो जाएगा। तीसरा, देखिए कि वेटिंग पीरियड कितना है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कितने दिन बाद आप कौन से हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कम से कम होना चाहिए। चौथा, क्या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई को पेमेंट का क्लॉज है। इसका मतलब होता है कि कुछ % पैसा पॉलिसी होल्डर को यानी आपको देना होगा। जितना भी खर्चा आया उसका कुछ % पैसा आप हमेशा पे करोगे। अगर ये नहीं है तो नहीं करोगे, अगर ये है तो आपको देखना है कितना % का है ये को पेमेंट। पांचवा, एक लिमिट तो हो गई आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर। इसके अलावा सब लिमिट्स होती हैं, जैसे कि रूम रेंट कैपिंग कर चेक कीजिए कि आप किस रेट तक कौन सा हॉस्पिटल रूम ले सकते हैं। ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए पहले से। छठा, देखिए कि कौन सा ICU रूम आपको अलाउड है।
आईसीयू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक स्टैंडर्ड आईसीयू होता है, एक नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, एक कोरोनरी केयर यूनिट होता है, एक सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। सबके अलग अलग पर्पस हैं। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन कौन से आईसीयू रूम्स अलाउड है। ये जो स्पेशलाइज्ड वाले आईसीयूज हैं, आप देखिए कि आपको इनकी जरूरत हो सकती है या नहीं। 7वां, क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस है या आपको रीइंबर्समेंट के लिए बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। 8वां, इस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन से हैं, किन किन हॉस्पिटल्स में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। 9वां, क्या हेल्थ इंश्योरेंस में कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्सक्लूडेड है। स्टेम सेल थेरेपी जैसी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स अलाउड हैं या नहीं। 10वां, क्या यहां भी क्रिटिकल इलनेस राइडर है, इनमें कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस दी गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे राइडर के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। 11वां, इसी तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट्स चेक कीजिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आउट पेशेंट एक्सपेंसेस होते हैं, क्या वो कवर्ड है या नहीं। 12वां, कोई बीमारी होने से पहले हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का जो खर्चा होता है, कंसल्टेशन चार्जेस, मेडिकल टेस्ट, वो सब कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। 13वां, डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ खर्चा हो सकता है, जैसे कि फॉलो अप विजिट्स, वो कवर होंगी या नहीं होंगी। 14वां, ऐसे डे केयर प्रोसीजर्स जिनके लिए एडमिट होने की जरूरत ही नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है या नहीं। 15वां, अगर आप प्रिवेंटेटिव मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो क्या ये अलाउड है या नहीं, अगर हाँ तो कितने। इसका मतलब है कि आपको कोई बीमारी नहीं हुई है लेकिन प्रिवेंशन के तौर पर आप अपना एक मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। 16वां, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितने साल का है। 17, क्या आप इसके बाद रिन्यूअल करवा सकते हैं या नहीं। 18, अगर किसी साल में आप बीमार ही नहीं हुए और आपने एक बार भी हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम नहीं किया तो क्या आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा या नहीं। ये कुछ बोनस होता है जो कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया पूरे साल भर में। तो 19, केवल आपके लिए ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर आप एक फैमिली प्लान भी ले सकते हो। अगर फैमिली प्लान का ऑप्शन है तो आपको वही लेना चाहिए क्योंकि ज्यादातर टाइम वही सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू हर एक परिवार का सदस्य इंडिविजुअल प्लान्स ले अपने। और फाइनली आखिरी सवाल, इंश्योरेंस प्रोवाइडर की रेपुटेशन कैसी है, कितनी बड़ी कंपनी है ये, रिव्यूज कैसे हैं इस कंपनी के, इनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसी है। हो सकता है ये सारे चेक पॉइंट्स बड़े ओवरवेलमिंग लग रहे हो आपको, तो चीजों को आसान बनाने के लिए इन सभी पॉइंट्स को मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इस डॉक्यूमेंट का एक प्रिंट आउट ले सकते हैं और जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो जाकर चेक कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट पूछिए कि एग्जैक्टली सबका जवाब क्या है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिसी बाजार का हेल्थ इंश्योरेंस वाला लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर भी आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं जो आपको इंश्योरेंसेस सजेस्ट करेंगे। और हाँ, लास्टली ये मत सोचना कि मैं तो हेल्दी हूं, मुझे क्या जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर आप हेल्दी और फिट हो तो यही सबसे अच्छा टाइम है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि यही टाइम है जहां पर आपको सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पॉलिसी बाजार का धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि किस और टॉपिक को इतने कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड तरीके से आपको समझना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।